तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसके बारे में डिटेल में लिंक शेयर करूंगी। अगर आपने बोला कि नहीं मैम हमें चाहिए सोर्स बता दो एथिक्स के लिए, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। मैं थोड़ा पहले पेन चेंज करती हूँ क्योंकि ये और वो सेम ही लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कल भी हमने देखा था, आज भी देख रहे हैं। ये है आदित्य श्रीवास्तव सर जो है, उनका आंसर है ये, जो कि हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज उठाए हैं उनकी, और उसी में से हम क्वेश्चंस देख रहे हैं उन्होंने कैसे क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया है इतने मतलब कम समय में। क्योंकि जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बताती हूँ, सेक्शन ये होता है उसमें लगभग आपके सेक्शन ए में 12 या 12 ही होते हैं, बट कभी कभी 13 भी आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, 150 वर्ड्स में आपको इनको लिखना होता है। तो इसके लिए समय एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 मिनट मिलते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड किया जाए तो इतना मिलता है, 7 मिनट्स मिलते हैं। तो इसी में आपको आपके आंसर लिखने हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 1 है, 1 में बी, मतलब इस तरह से ही चलता है। 1 है तो 1 में फिर ए, फिर 1 में बी, फिर 1 में सी, फिर 2 आएगा, फिर 2 में ये, फिर 2 में, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं एथिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। हम बस अभी सेक्शन ए के लिए ही देख रहे हैं, सेक्शन बी जो है वो केस स्टडीज है, तो केस स्टडीज के लिए हम अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि टॉपर ने कैसे आंसर लिखा है, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया है उन्होंने, वो देखेंगे। उसमें जो बीच में वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, करप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, in acts of corruption the focus is often only on the demand side of the equation, on public officials who abuse their office for private gain। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब भी करप्शन होता है तो हमारा फोकस एक ही साइड पे होता है, खास करके जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, कैसे वो अपने प्राइवेट गेन के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, उसको अब्यूज करते हैं। ठीक है, ये बोला है। फ्रीक्वेंटली द सप्लाई साइड इज गिवन लेस अटेंशन। जो सप्लाई मतलब किस चीज की वजह से इनको ये करप्शन करना पड़ रहा है, या कौन है जो उनको ब्राइब देने वाला, भी एक सप्लाई ही होता है ना, तो वो जो है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन कम देते हैं, ऐसे बोला है यहाँ पे। दोज हु पे ब्राइब्स आर समटाइम्स डिपिक्टेड एज इनोसेंट पार्टीज and victims of extortionary practices of wily public servants। ठीक है, जस्ट जो ब्राइब देते हैं उनको हम ऐसे समझते हैं कि ये तो इनोसेंट लोग हैं, इनको देना पड़ रहा है, ब्राइब देनी पड़ रही है, और जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो इनका एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ऐसे लगता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डू यू एग्री दैट कोलिजिव करप्शन, कोलिजिव ये टर्म याद रखना क्योंकि इसके बारे में भी आपको आंसर में मिले, मतलब लिखना पड़ता है। इन विच देयर इज अ विलिंग ब्राइब गिवर। जो कोलिजिव मतलब एक मिली भगत, यहाँ पे देखो ना हिंदी में यहाँ पर लिखा है मिली भगत से संचालित भ्रष्टाचार, मतलब एक दूसरे मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, उसको बोला जाता है कोलूसिव करप्शन। तो यहाँ पे बोला है कि इन विच देयर इज अ विलिंग ब्राइब गिवर इज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर इंस्टीट्यूशंस फाइटिंग करप्शन। जो करप्शन के लिए इंस्टीट्यूट हमारे काम कर रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट, तो उसके लिए एक चैलेंज है, ये एक फॉर्मली चैलेंज है उनके सामने। तो इस तरह से बोल रहे, पूरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ना क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि जो जब भी करप्शन होता है, बस एक इंसान की वजह से करप्शन नहीं होता है। करप्शन मतलब जो पैसे दे रहा है या कोई अदर लालच बोलते हैं ना कि तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगा अगर तुमने ये काम किया, तो इस तरह से होता है ना, वो भाई भतीजा भी वाला इसमें चीज आती है करप्शन के अंदर। तो ये बस एक एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से ही करप्शन नहीं होता, यहाँ पे उन्होंने खास करके पब्लिक सर्वेंट का नाम लिया है। तो एक किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से ही करप्शन नहीं होता, तो करप्शन में बहुत सारे लोग
होते हैं। क्या आप एग्री करते हो कि करप्शन के अंदर कोलिजिव करप्शन होता है? उसमें उसमें कौन आता है? उसमें वो जो ब्राइब देता है, ब्राइब गिवर भी उसके अंदर आता है। और इसी की यही करप्शन जो फाइट करते हैं उनके लिए एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है। तो ऐसे यहाँ पे बोला है, क्या आप एग्री करते हो इस बात से? तो वो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो देखते हैं आदित्य सर ने कैसे लिखा है। बहुत अच्छे से लिखा है। इनके आप चाहे जीएस के पेपर उठा के देखो या इनका जो भी ऑप्शनल, इनका आई थिंक इंजीनियरिंग वाला ऑप्शनल है, तो जो जिनका है वो देख सकते हैं। मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझसे कोई लेना देना नहीं है उसका, तो मैंने नहीं देखा। बट जीएस के, एसए के आप इनके पेपर देखो ना, बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, बहुत। और जो सेकंड रैंकर है अनिमेश प्रधान, उन्होंने भी बहुत अच्छे से आंसर लिखे हैं, तो आप उनके आंसर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब यही है कि आपको समझ आनी चाहिए। पहले तो देखो, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो समझ में आना चाहिए, तब जाके हम आंसर लिख पाते हैं। वरना क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए तो आप कैसे लिखोगे? टाइम बहुत कम होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। जब आपके पास मेंस के लिए मान लीजिए बस 90 डेज है, तो क्या करोगे आप? जीएस के अंदर 3 जीएस हमारे ऑर्डर, और ये जो एथिक्स वाला, फिर एसे राइटिंग है। आप प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, या फिर खुद पढ़ के समझोगे? इसीलिए टाइम नहीं मिलता। इतनी सारी चीजें करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। 90 डेज में आप ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं पॉसिबल है ये। तो पहले से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अभी ऐसे के लिए आप डेली 2 आवर्स भी दे दो ना, दिन में से 2 घंटे भी अगर ऐसे के लिए दे रहे हो, सॉरी एथिक्स के लिए दे रहे हो ना, तो बहुत सफिशिएंट है। अब हमें 31 जनवरी तक ही पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं, उसके बाद हम फुल्ली फोकस किस पे करेंगे? प्रीलिम्स के ऊपर करेंगे, राइट? तो देखते हैं इनका क्वेश्चन इन्होंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो, इनका इंट्रोडक्शन देख लेना आप, कितना कम वर्ड्स में इन्होंने कितना मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन लिखा है। ऑफन द करप्शन इंडेक्स जो है एंड दी करप्शन लॉ जो है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, फोकस मोर ऑन द ब्राइब टेकर। इन्होंने बोला है, इंट्रोडक्शन का स्टार्ट हुआ है कि जो हमारे पास जो भी इंडेक्स है या हमारे जो लॉ है करप्शन के लिए, जो भी करप्शन का असेसमेंट करते हैं, तो वो उनका फोकस किसके ऊपर होता है? चाहे हमारा ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, इसका भी अगर देखा जाए तो इनका फोकस सिर्फ जो ब्राइब लेता है उसके ऊपर ही होता है। ऐसे लिखा है इन्होंने इंट्रोडक्शन। और नीचे पॉइंट्स देखिए, स्टार्ट किया है अपना बॉडी वाला पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि आप इस तरह से पॉइंट या इस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप इस्तेमाल करें आंकड़े, मतलब ये 1 2 3 इस तरह से आप पॉइंट को लिख सकते हो। और अगर इसके अंदर कोई पॉइंट लिख रहे हो तब ऐसे या ऐसे या ऐसे कर सकते हो, ताकि इजी होगा एग्जामिनर को आपकी लैंग्वेज समझने में। जो भी आप पॉइंट दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, ये समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इन्होंने, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल टू अपहोल्ड इंटीग्रल वर्क कल्चर। जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वर्क कल्चर है अच्छे से हो, उसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी जो है वर्क कल्चर को, वो ऑफिशियल्स की होती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, फॉर प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, या आपको इसको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये अदर वर्ड्स भी कह सकते हो, लेकिन इसमें ना स्लाइटली डिफरेंस होता है, ठीक है? तो आप सत्यनिष्ठा मान लीजिए, प्रोबिटी मतलब सत्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, ओके? इन गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस आपको पता है क्या होता है? गवर्नेंस हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट में क्या होता है? हमारा एक्ट बनता है, ठीक है? अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है? जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं वही करते हैं ना। इसके एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आते हैं? हमारे ऑफिशियल्स आते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी आती है, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे करके जो नीचे वाले ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा
फॉलो किया जाता है। एक्ट जो होता है सिटीजन को फॉलो करना होता है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह प्रोसेस में होता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम गवर्नेंस। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। अदर एग्जांपल देखो, स्कीम आ रही है कोई, ठीक है, कोई स्कीम है, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, पीएम ने लॉन्च की है, क्या पीएम डायरेक्टली इंडिविजुअल के पास जाके उसका बेनिफिट देते हैं क्या? नहीं। तो कैसे आती है, उसका बेनिफिट कैसे पहुंचता है सिटीजन के पास? तो इसी प्रोसेस के द्वारा ऑफिशियल के पास जाएगा, ऑफिशियल के द्वारा वो फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से वो कहाँ जाएगा, तालुका लेवल पे जाएगी स्कीम का बेनिफिट, फिर गांव लेवल पे मतलब विलेज लेवल पे जाएगी, और फिर विलेज से इंडिविजुअल के पास जाएगा वो बेनिफिट जो भी स्कीम का आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस आ रही है इसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी भी आती है, बाकी सारे ऑफिशियल जो नीचे होते हैं वो सभी आते हैं। तो ये जो एक्ट हो रहा है, एक्ट के थ्रू जो मतलब एक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको भी हम गवर्नेंस बोलते हैं। जिस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है स्कीम उसको भी हम गवर्नेंस ही बोलते हैं। ठीक है, ये गवर्नेंस ही होता है। तो इस मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नेंस आपको इतना समझना है, बाकी कुछ नहीं होता। गवर्नेंस कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। अगर इसी चीज में मतलब ये जो सप्लाई चेन चल रही है, मान लीजिए एक सप्लाई चेन ही है, अगर इसमें बीच बीच में अगर करप्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे 100 करोड़ की स्कीम है, तो और यहाँ पे करप्शन हो रहा है बीच बीच पे, इस लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर जो सब डिवीजन होते हैं वहां पे, फिर विलेज लेवल तक करप्शन हो रहे हैं, तो लास्ट वाले इंडिविजुअल जो होता है उसके पास कितना मिलेगा बताओ आप मुझे? 1000 तक या 100 रुपीज तक? अगर करप्शन होता है तो वहां पर ऑब्वियसली बात जितना पहुंचाना था, मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपीज पहुंचाना था, तो 100 रुपए ही पहुंच जाते हैं। इतना करप्शन है, ऑब्वियसली है इतना करप्शन। ठीक है, तो ये गवर्नेंस है। अगर ये गवर्नेंस प्रॉपर काम करे और जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज होते हैं तो उनको 100 रुपीज मिलेगी। तो ये होता है हमारा गवर्नेंस। तो यही बोल रहे हैं कि फॉर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, जो जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे से जो भी इंटेंडेड बेनिफिशियरीज है उनके पास चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है, जो जिनको सच में जरूरी है उन लोगों के पास वो बेनिफिट पहुंच जाएगा। अपहोल्ड द राइट प्रेसिडेंट। ठीक है, थर्ड इन्होंने बोला है ऑफिशियल इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड द प्रोसेस। ऑफिशियल जो होते हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए टू द गवर्नमेंट एंड दी प्रोसेस। जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसको इसके लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी ऑफिशियल जो है वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए अकाउंटेबिलिटी, ये खास करके वर्ड है, यहाँ पे अकाउंटेबल दिया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होती है कि किसी ऑफिशियल ने कोई कदम उठाया, कोई एक्ट किया है, तो वो अपना एक्ट किस वजह से किया उसने वो बताना, मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जो भी आपने किया है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्ट आपने क्यों किया, ये एक्शन क्यों लिया आपने। तो इसको बोलते हैं अकाउंटेबल। अगर वो ऑफिशियल अगर रियल में रीजन बताता है कि मैंने ये एक्ट जनता के हित में लिया है, ऐसे वो प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर देता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस ऑफिसर को हम बोलते हैं कि वो अकाउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर भी यहाँ पे उन्होंने सारी खूबियां ऊपर बताई, फिर भी यहाँ पे बताए द रोल ऑफ द गिवर, मतलब जो ब्राइब देते हैं उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। गिवर ऑफ द रोल ऑफ द गिवर ऑफ ब्राइब इन इक्वली इम्पोर्टेंस, इज इक्वली इम्पोर्टेंस, मतलब उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना कि जो लेने वाले होते हैं, मतलब जो टेकर होते हैं उतना ही गिवर का भी रोल होता है। ऐसे इन्होंने यहाँ पे बताया कैसे। तो यहाँ पे बोला है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है इन्होंने कि जो कोलिजिव करप्शन है, ब्राइब गिवर नोन इट्स रॉन्ग टू गिव ब्राइब। वो जानता है अगर कोई करप्शन मतलब कोई ब्राइब दे रहा है, तो वो जानता है कि ये ब्राइब देना और लेना दोनों ही गुनाह है, फिर भी वो दे रहा है, तो मतलब ये कोलिजिव ही करप्शन हुआ ना। आप जानते हो कि ब्राइब देना गलत बात है, फिर भी आप दे रहे हो, मतलब ये कोलिजिव ही करप्शन है।
तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है दयानंद सरस्वती नोअर। इन्होंने बोला था नोअर एंड डूअर की कंसेप्ट दयानंद सरस्वती जी ने बताई है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप भी लिख के रख सकते हो ऐसे एग्जाम्पल, ताकि आप जब भी आंसर लिखो करप्शन से रिलेटेड तो वहां पे आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो ये नोअर एंड डूअर स्प्लिट वाली यहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट दी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है इन्होंने ब्राइब गिवर इज वायलेटिंग कांतियन कैटेगरिकल इम्परेटिव। जो कांतियन कैटेगरिकल इम्परेटिव दिया गया है तो उसका वायलेशन भी करता है ब्राइब गिवर। जैसे कि नॉट यूनिवर्सली अलाउड अलाउेबल, जो ब्राइब है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कांतियन ने भी बोला गया था। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि यूजिंग रॉन्ग मीन्स फॉर एनी वर्क, however many times the bribe giver is actually innocent। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हो कोई भी वर्क करने के लिए वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला है कि मेनी टाइम्स जो ब्राइब गिवर होते हैं, देखो यहाँ पे कितना बैलेंस कर रहे हैं आंसर को, कि वो एक्चुअली इनोसेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं, समटाइम्स होते हैं कुछ लोग इनोसेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कैसे इनोसेंट होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि ऑफिसर्स कैच फाइल्स इन दी रेड टेप, या टेपिज्म भी बोला सकता है। ठीक है, तो कॉल फॉर मनी टू गेट वर्क डन। ऑफिशियल क्या करते हैं कि कोई मान लीजिए ये कोई वाई पर्सन है, तो इसका कुछ काम है ऑफिसर ऑफिसर के पास। ठीक है, रेड टेपिज्म का मतलब बताती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये वाई पर्सन है, इसका कोई काम है ऑफिसर के पास, तो वो जाएगा कोई फाइल लेके, कोई भी मान लीजिए लैंड का हो, कुछ और भी मान लीजिए, वो फाइल लेके जाता है ऑफिसर के पास। तो ऑफिसर क्या करेगा, बहाने लगाएगा कि बोलेगा कि नहीं ये पेपर फाइल करो, वो पेपर वहां से लाओ, तहसील में जाओ, फिर वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाओ, ये करो, सॉरी डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनके पास जाओ, ये करो। कि ऐसे घुमाते फिराते क्यों है, क्योंकि इनको पैसे चाहिए होते हैं, वरना ये तो डायरेक्टली पता है हमें देखो ये फाइल लेके गया है, मतलब यही इंसान काम करने वाला है, यही ऑफिसर इसका काम करने वाला है, तभी तो ये पर्सन यहाँ पे फाइल लेके गया है ना। लेकिन ये क्यों घुमा रहा है इतना, ये करो, ये पेपर वर्क करो, वो पेपर वर्क करो, तो ये इस ऑफिसर के पास जाओ, उस ऑफिसर के पास जाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो इसका मतलब है कि ये घुमा फिरा रहा है, तो इसको पैसा चाहिए। तो लोग क्या सोचते हैं कि इतना घूमने फिरना, लास्ट में पैसे देने ही देने, तो पहले ही दे देते तो अच्छा होता है। इतना घूमने से अच्छा है कि हम पैसे ही दे देना, तो ऐसे सोचते हैं लोग। तो रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी चीजें करवाते हैं, मतलब जैसे कि पेपर वर्क, ये पेपर वर्क करो, वहां पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तो ये सब करते हैं, इसलिए रेड टेपिज्म, उसे रेड टेपिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, तो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि हम ब्राइब देते हैं। तो ये भी इनोसेंट लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बैलेंस के लिए, मतलब आंसर बैलेंस, आंसर में राइटिंग आपका बैलेंस होना जरूरी है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, तो भी तो उन्होंने लिखा है। कल्चर ऑफ करप्शन, देखो इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ले लो, आज के टाइम पे नहीं, मौर्यन टाइम से करप्शन चला आ रहा है, आज भी चला आ रहा है और चलेगा, आगे चलेगा जब तक क्या बोलते हैं, ह्यूमन एग्जिस्ट करेंगे ना धरती पे, तब तक करप्शन चलता रहेगा, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी से प्रयास करते हैं, बट कुछ लोगों को ऐसे प्रोसेस में जान भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कल्चर है, कैसे, एटीट्यूड ऑफ कर्टेसी मनी। कर्टेसी मतलब एक होता है ना कि गुड बिहेवियर या गुड मैनर्स, हम बोलते हैं ना कर्टेसी, तो वैसे ही कि नहीं नहीं, अब देखो मंदिर में जाते हो तो वहां पे लोग दान पेटी में पैसे डाल रहे होते हैं, तो भले आपके एक गरीब इंसान है, ठीक है, मंदिर में गया है, ये टेम्पल मान लीजिए, यहाँ पे एक दान पेटी है जहाँ पे उसको पैसे सारे अमीर लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, गरीब भी यहाँ पे, पुअर लोग भी आ रहे हैं। तो अमीर इंसान ने यहाँ पे 100 रुपए डाले,
तो गरीब के किस्से में तो पैसे है ही नहीं, बट फिर भी ये जुगाड़ करके पैसे डालता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी बात होती है। चलो मान लीजिए टेम्पल की तो ठीक है बात, कहीं पे भी आप मान लीजिए किसी इसमें ऑफिशियल में भी, सॉरी, किसी ऑफिस में भी जा रहे हो, तो वहां पे अगर कुछ आपको साइन भी करवानी है, तो सामने वाले ने 100 रुपीज दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें भी देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कर्टसी है, ये गुड मैनर है। ठीक है, तो इसका कल्चर बना ही बना है। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं यहाँ पे, सोशलाइजेशन फ्रॉड एज कंसिडर्ड, ये क्या है, लिटिल मनी एज फाइन फॉर करप्शन। तो अगर सोशलाइजेशन में अगर देखा जाए तो कंसिडर किया जाता है कि अगर आप कितना भी स्मॉल अमाउंट पे कर रहे हो, कितना भी स्मॉल, 1 रुपया मान लीजिए, अभी हटाने तो चलते नहीं है, तो 1 रुपया मान लीजिए, तो ये भी एक करप्शन ही होता है और ये फ्रॉड है ही है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया है। वे फॉरवर्ड में क्या बताया इन्होंने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वे फॉरवर्ड में बोथ ब्राइब गिवर एंड टेकर नीड टू बी पनिश्ड, उनको पनिश करना चाहिए, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है। नेक्स्ट बात यहाँ पे, इंटीग्रिटी इज अबाउट होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए, सबके कैरेक्टर में होनी चाहिए इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लिटिल मनी नॉट पॉसिबल। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे, एटीट्यूडनल चेंजेस, जो एटीट्यूड आपका होता है उसके अंदर चेंजेस लाना चाहिए, वाया वाया क्या, अच्छी चीजें आपको देनी चाहिए, वहां पे आपको लॉ सेंटर करने चाहिए। जो हमारे रिलीजियस पीपल है उनका आप मतलब उसका थोड़ा स्प्रेड करना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड करनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने दयानंद सरस्वती की बात की है, तो वैसे ही करना चाहिए। तो उसी से चेंज आता है, एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी होता है इसके लिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखा है, तो उन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा है। तो आप प्लीज अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और देखो, मैं अभी भी आपको लास्ट में भी कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, आगे भी कहूंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से, फाइन इंट्रोडक्शन आना चाहिए आपको, फिर बॉडी में अच्छे से पॉइंट लिखने आने चाहिए, और कंक्लूजन यहाँ पे 1 लाइन या 2 लाइन आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। इंट्रोडक्शन में भी ज्यादा नहीं, आपको एटलीस्ट 2 या 3 लाइन में ही आपका इंट्रोडक्शन कवर करना चाहिए, तभी जाके आप सारे आंसर अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको थेरी जो होती है, थिंकर होते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंडिया के बाहर के थिंकर है, फिर कोट है, जो कोट जो होते हैं, तो ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। और पता होनी चाहिए नहीं, ओनली पता होने से कुछ नहीं, याद रखना चाहिए, ताकि आप लिख पाओ, वहां पे जाके पेपर में जाके आप लिख पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स आपका स्कोरिंग है, देखो आप कहाँ, आपकी रैंक अलग कैसे हो सकती है, रैंक आपके अलग इसलिए होते हैं क्योंकि जीएस 1 2 3 इसमें तो सारे लोग सेम ही पॉइंट लेके आएंगे, लगभग वैसे ही होता है, क्योंकि ये फैक्ट्स है। एथिक्स में आपके आंसर अलग होंगे, एथिक्स में आपके मार्क्स अलग होंगे, इससे डिपेंड करेगा आप कैसे लिखते हो, आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं, और आपका ऑप्शनल, और लास्ट में आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे इन एरिया में एथिक्स, एसे, ऑप्शनल एंड इंटरव्यू, तो इस पे अगर आप अच्छे से काम करते हो, एथिक्स के ऊपर, एसे के ऊपर अच्छे से काम करते हो, ऑप्शनल आपका बेटर बनाते हो, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, क्या पता आप फर्स्ट रैंक होल्डर भी हो सकते हो। फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए कह रही हूँ। तो आपको एथिक्स, एसे और आपके ऑप्शनल पे अच्छे से कमांड लानी है, चाहे आपका जो भी हो ऑप्शनल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप उसके अंदर अच्छे होने चाहिए, मतलब महारथी होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे एथिक्स को और रिलीजियसली स्टडी करोगे।
बिल्कुल ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है अब तो प्रीलिम्स आएगी, प्रीलिम्स क्लियर होगी तब उसके बाद देखा जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।